राजस्थान की कला, संस्कृति और साहित्य, इसकी अपनी एक विशिष्ट समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ के रचनाकारों ने अनेक साहित्यिक विधाओं में जीवन के विविध रंगों को, जीवन की संवेदनाओं को, समकालीन चुनौतियों को देखने, परखने का और अपनी विविध साहित्यिक विधाओं में अभिव्यक्त करने का एक सार्थक प्रयास किया है। आज के कार्यक्रम में राजस्थान की समकालीन साहित्यिक परंपराओं, यहाँ के रचनाकारों के योगदान और उसके विशिष्ट संभावनाओं को लेकर के चर्चा की जा रही है। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, समीक्षक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आप लंबे समय से सृजनात्मक लेखन के साथ साथ आलोचना का कार्य भी कर रहे हैं जी। जो आपका अनुभव रहा है शिक्षण और लेखन दोनों का, तो लगभग पिछले 2, 2.5, 3 दशक की जो हमारी परंपरा है, देश भर में जिस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है और राजस्थान के लेखकों ने लंबे समय से जिस तरह से साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया है, तो उस राष्ट्रीय परिदृश्य में राजस्थान का जो सारा लेखन हो रहा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसे 2 तरह से देखता हूँ। एक, मुझे लगता है कि राजस्थान में जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है वह अंततः पूरे जो हिंदी जगत में रचनाकर्म हो रहा है उसी का एक हिस्सा है। और इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि जो जो प्रवृत्तियां हम लोग समग्र हिंदी साहित्य में देखते हैं वे सारी प्रवृत्तियां राजस्थान के हिंदी साहित्य में भी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसी के साथ राजस्थान का अपना जो ऐतिहासिक वैशिष्ट्य है, जो यहाँ की संस्कृति की खासियत है, जो यहाँ की जीवन पद्धति की विशेष बातें हैं, वे कहीं ना कहीं यहाँ के साहित्य को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह वो हिंदी साहित्य होते हुए भी उसका कुछ अंश अलग से राजस्थान की पहचान को लिए हुए भी है और इस तरह से उसकी अपनी विशिष्टताएं भी बनती हैं। अग्रवाल साहब, प्राय माना जाता है कि लेखक जब लिखता है तो उसका जो मूल कथ्य है, चाहे वो साहित्य की किसी भी विधा में लिख रहा है जी, चाहे वो उपन्यास लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, कविताओं के माध्यम से अपनी बात कह रहा है, या साहित्य की अन्य विधाएं हैं जिसमें वो लेखन काम कर रहा है, उसको जो मूल विषय मिलता है या जो कहीं से वो अपने सारे उस प्लॉट को उठाता है, वो आसपास के परिवेश से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जब हम राष्ट्रीय संदर्भ में बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा देश है, अलग अलग संस्कृति भी है, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग चुनौतियां हैं, चाहे वो राजनीतिक परिदृश्य है, सामाजिक परिदृश्य है, आर्थिक चुनौतियां हैं, बहुत बड़ा वर्ग है और उसकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। और साहित्यकार कहीं ना कहीं अपने उस परिवेश से प्रभावित होता है। राजस्थान अपेक्षाकृत एक शांत प्रदेश है जहाँ पर उस तरह की हलचल शायद नहीं है जिस तरह की हम चुनौतियां पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं। तो ऐसे दौर में उन राष्ट्रीय परिस्थितियों का, राष्ट्रीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं, क्योंकि राजस्थान एक रंग बिरंगा प्रदेश है, वहाँ कहीं ना कहीं उस तरह की जो वैशिष्ट जिसकी आपने बात की, तो क्या लगता है कि राजस्थान का लेखक जो है किस तरह से उस राष्ट्रीय परिवेश में अपने यहाँ की विशिष्टताओं को बनाए रख करके कहीं लेखन काम कर रहा है? डॉक्टर साहब, मैं इसे आप गुस्ताखी मत माने कि मैं आपसे शुरू में ही असहमत हो रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आज के रचनाकर्म की बात करते हैं तो आज हर व्यक्ति किसी न किसी तरह एक वैश्विक नागरिक बनता जा रहा है। वो स्थानीय भी है, वैश्विक भी है। इसलिए आज वो बात जो कुछ समय पहले तक कही जानी ठीक लगती थी कि हम अपने स्थानीय परिवेश को देखकर लिखते हैं, वो बात थोड़ी सी बदल गई है। और आज जब व्यक्ति लिखता है तो उसके सामने पूरी दुनिया होती है। जब ये बात मैं आपसे कह रहा हूं तो मेरे मन में राजस्थान के रचनाकर्म के ही कुछ बानगियां भी हैं। उदाहरण के लिए अभी कुछ समय पहले एक उपन्यास आया था हमारी यहाँ की एक लेखिका का, शिगाफ कश्मीर समस्या को लेकर लिखा हुआ उपन्यास है। बहुत बढ़िया उपन्यास, उसकी बड़ी सराहना भी हुई। लेकिन उस शिगाफ की कहानी कश्मीर से निकलकर स्पेन तक पहुंच जाती है। तो आप देखिए किस तरह से लेखक राजस्थान से है, लेकिन वो समस्या उठा रही है कश्मीर की और कश्मीर की समस्या वहां तक चली जाती है। बहुत सारे ऐसे उपन्यास, बहुत सारी ऐसी कहानियां। अग्रवाल साहब, वो बात ठीक है कि कश्मीर की समस्या को हम उस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ले,
लेकिन जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जहाँ हम कहीं ना कहीं उनसे जूझते हैं, और साहित्यकार के लिए माना जाता है कि वो साहित्य के माध्यम से शायद एक ऐसा दर्शन दे पाए उन सारे अवसादों में, उन सारी चुनौतियों में जो हमारी पीढ़ी जूझ रही है। साहित्यकार कहीं ना कहीं उसे दिशा देने की कोशिश कर सकता है। तो जब हम अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये ठीक है, हम ग्लोबल हैं, वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। तो कहीं ना कहीं जब हम उन स्थानीय समस्याओं को, वो चाहे युवा पीढ़ी की बात करें, चाहे महिलाओं के संदर्भ में बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, चाहे प्रोफेशनल्स की बात करें, बहुत सारा एक हमारे सामने विशाल विस्तृत लोगों का, व्यक्तियों का, मानसिकताओं का, चुनौतियों का एक दौर है। क्या उस समय हम कहीं ना कहीं अपनी उन समस्याओं को लेकर के साहित्य के माध्यम से कहीं कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें? क्या इस तरह की चीजें कहीं यहाँ के साहित्य में देखने को इन दिनों में नहीं आ रही है, या सारा वैश्विक चिंतन ही समा के? नहीं, सारा वैश्विक चिंतन कहना तो बिल्कुल गलत होगा जी, लेकिन कहीं कहीं वैश्विक भी हो जाता है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ, अंततः कोई भी रचनाकार जो सृजन करता है वो उसके परिवेश की उपज होता है। उस परिवेश से उसे जूझना पड़ रहा है, और जो उसके संकट हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, वही कहीं ना कहीं उसके साहित्य में रूपायित होती हैं। लेकिन वो शायद एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अतिरिक्त संवेदनशील है। सामान्य व्यक्ति हो सकता है उन चीजों को देखकर नजरअंदाज कर दे, साहित्यकार उन चीजों को अपने भीतर जज्ब करता है, उनको पालता पोसता है, और कहीं उन सारी समस्याओं के लिए कभी कभी कोई समाधान भी ढूंढने का प्रयास करता है। अग्रवाल साहब, अपन कथा साहित्य से चर्चा की शुरुआत करें तो मुख्य रूप से जो उपन्यास है या कहानियां हैं, तो राजस्थान के लेखक के योगदान को आप किस रूप में देखते हैं, उपन्यास के क्षेत्र में और कथा कहानियों के क्षेत्र में? डॉक्टर साहब, कथा की तो राजस्थान में बड़ी पुरानी परंपरा रही है, और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से आप इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ वाद की भी परंपरा रही है, और हिंदी की जो पहली महत्वपूर्ण कहानी है वो भी राजस्थान के लेखक की रही। रानी राघव जैसा बड़ा कथाकार हमारे यहाँ हुआ, या अरविंद शर्मा चंद्र जैसे अच्छे कथाकार हुए, तो वो परंपरा आज भी हमारे यहाँ चल रही है। आज बहुत सारे कथाकार अपने अपने स्तरों पर जीवन की अलग अलग समस्याओं को अपने कथा साहित्य में उठा रहे हैं, और मुझे जो बात महत्वपूर्ण लगती है वो ये कि पीढ़ियों के सारे अंतराल के बावजूद बुजुर्ग और युवा, और बहुत युवा, सभी तरह के कथाकार अपनी अपनी तरह से अपने परिवेश से जूझते हुए उसको पूरी दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अग्रवाल साहब, मुख्य रूप से वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें यहाँ का रचनाकार लिख रहा है? कोई ऐसे, जैसे अपन ट्रेंड्स की बात करें जी, तो यहाँ के उस कथा साहित्य मुख्य रूप से कौन से ट्रेंड है? क्या वो जैसे पारिवारिक जीवन की अपन बात करें, जो पारिवारिक जीवन में तनाव आ रहा है, समकालीन आधुनिकता का जिस प्रकार का है, या जिस वैश्वीकरण की आप बात करें, जिस वैश्वीकरण ने हमारे परिवार मैं आपकी बात को बिल्कुल बीच में से ही पकड़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जो आज बड़ी समस्या लेखक महसूस कर रहा है वो पूंजी का दबाव, और ये जो वैश्वीकरण, बाजारवाद, ये सारी चीजें जिस तरह से हमारे रिश्तों को प्रभावित कर रही है, और रिश्तों में टूटन आ रही है, और मानवीय मूल्यों का जिस तरह से ह्रास हो रहा है, ये हमारे लेखक के सामने बड़ी समस्या है। और वो अलग अलग तरह से कभी अपनी कहानियों में, कभी अपने उपन्यासों में इन समस्याओं से जूझने का प्रयास करता है। दो और समस्याएं जो मुझे लगता है कि हमारे लेखकों को बहुत परेशान करती है, एक समस्या सांप्रदायिकता की उसे परेशान करती है, और एक समस्या उसे कभी कभी आतंकवाद की भी परेशान करती है। तो ये जो बड़ी समस्याएं, जो पूरे देश की भी समस्याएं हैं, शायद पूरे विश्व की भी समस्याएं हैं, वही समस्याएं हमारे अपने कथाकार की भी हैं, और वे अपनी कथाओं के माध्यम से, अब जैसे एक उपन्यास अभी आया है, इस मोड़ से आगे, ये उपन्यास आजादी के जमाने की बात करता है, लेकिन वो वहां से सांप्रदायिकता के विकास की चर्चा करता है, और किस तरह से सांप्रदायिकता का बीज हमारे मन में फैलकर हमें परेशान कर रहा है, वहां तक आपको ले जाता है। उन समस्याओं को उठा के कहीं ना कहीं वो आज की बात करता है, पात्रों के माध्यम से जी कहीं अतीत की बात कर रहा है, लेकिन अंततः उसका लक्ष्य वर्तमान है। चलिए, इसको अपन थोड़ा दूसरे रूप में देखें कि राजस्थान का जो लेखक है वो मुख्य रूप से किन किन विधाओं में लिख रहा है। जैसे उपन्यास और कहानी की अपनी बात हुई, लेकिन कथेतर साहित्य में बहुत सारा लिखा जा रहा है, विशेषकर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वो लोकप्रिय हुआ। तो वह कौन कौन सी विधाएं हैं जिसमें राजस्थान के लेखक लेखिकाएं मूल रूप से इस समय लिख रहे हैं, अधिक रूप लिख रहे हैं? ऐसा पूरे हिंदी परिदृश्य में मुझे ये बात बड़ी रोचक लगती है कि पिछले एक दशक में कथेतर गद्य में जितनी रचनाएं आई हैं
और जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं आई हैं और जितने ध्यान आकर्षण करने वाली रचनाएं आई हैं वो शायद कथा वाले गद्य की तुलना में भी बहुत अधिक है। संयोग से राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है। हमारे यहाँ राजस्थान के जो खुरदरे और रेतीले जीवन को लेकर संस्मरणों की एक लंबी श्रृंखला हमारे लेखक मित्र लिखते रहे हैं, पत्रिकाओं के स्तंभ के रूप में भी और पुस्तकों के रूप में भी। मैं नाम भी ले लूं, सत्यनारायण ने इस तरह के बहुत सारे संस्मरण लिखे और वो राजस्थान के बिल्कुल अपने संस्मरण है, कहीं और का लेखक वो लिख ही नहीं सकता। उसी परंपरा को बाद में एक ब्लॉग काकड़ नाम से बना, उस ब्लॉग पर पृथ्वी परिहार ने बहुत सारे लेख लिखे, वो एक बिल्कुल अलग तरह के गद्य का स्वाद देते हैं। एक यात्रा वृत्तांत के पिछले दिनों बहुत चर्चा हुई और एक बड़ा पुरस्कार भी उसे मिला, मोहनजोदड़ो। अब वो बिल्कुल नए तरह के गद्य का स्वाद देने वाला। या एक और लेखक की किताब आई 2 नंबर की बही, जो बनिए जानते हैं, बनिए बही रखते हैं और बनियों के यहाँ शायद 2 तरह की बहियां होती है, एक सार्वजनिक और एक गोपनीय। तो 2 नंबर की बही के माध्यम से जैसे वो मन की बात कहने का प्रयास कर रहा है, या एक बड़े लेखक के साथ किताब एक आई बोरुंदा डायरी, बिज्जी के जीवन के अंतिम दिनों के संस्मरणों वाली। तो ये जो सारी चीजें, लोग संस्मरण लिख रहे हैं, लोग यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं, लोग डायरी लिख रहे हैं, लोग जीवनियां लिख रहे हैं, तो ये कथा से इतर जो गद्य लिखा जा रहा है उसमें गद्य के भी बड़े नए प्रयोग देखने में आ रहे हैं और शायद लेखक को वहां एक आजादी भी मिलती है कि वो बिना किसी शिल्प की परवाह किए अपनी बात कह सके। तो अग्रवाल साहब, जब अपन कथा साहित्य की बात करते हैं तो इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पद्य या जो कविताओं की अपन बात कर रहे हैं वो भी एक बहुत मुख्य विधा है। और पिछले दिनों में और पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं राजस्थान के अलग अलग अंचलों में कवि सम्मेलन भी काफ़ी होने लगे हैं और बहुत सारे जिस प्रकार के साहित्यिक आयोजन जो हैं उनके माध्यम से भी कविताएं कहीं लोकप्रिय हुई हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि गद्य की विभिन्न विधाओं में यहाँ का लेखक लिख रहा है, आपको क्या लगता है कि पद्य की जो विधाएं उसमें भी बहुत सारी विधाएं चली, कविताओं के माध्यम से, नई कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, और पत्र पत्रिकाओं ने क्षणिकाएं और इस तरह से करके जो हास्य गद्य की विधा थी उसको भी आगे बढ़ाया। तो उस काव्य की जो हमारी परंपरा है उसमें किस तरह का मूल स्वर आप देखने को मिलता है? डॉक्टर साहब, जो लोग साहित्य परिदृश्य पर बारीक नजर रखते हैं वे अक्सर ये बात कहते हैं कि हिंदी में आज सबसे ज्यादा जो चीज लिखी जा रही है वो कविता है। हालांकि मैं उसे पद्य से अलग करूंगा। मुझे लगता है कि पद्य वाली कविता, छंदबद्ध कविता तो अपेक्षाकृत कम लिखी जा रही है, लेकिन जिसे आप कहें मुक्त छंद वाली कविता वो हिंदी में सबसे ज्यादा लिखी जा रही है। राजस्थान में भी निसंदेह सबसे ज्यादा लिखी जा रही है। कविता की किताबें जितनी छप रही हैं, और जो बात मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है वो ये कि ऐसे ऐसे लोग कविता के क्षेत्र में आ रहे हैं जिनके बारे में हम कभी कोई कल्पना नहीं करेंगे कि इनका साहित्य से कोई रिश्ता होगा। उदाहरण के लिए अभी 2-1 साल पहले एक किताब आई थी, स्त्री होकर सवाल करती है। यह कविता संग्रह था और फेसबुक पर जो महिलाएं कविताएं लिख रही है उनकी कविताओं का संकलन था। आप पाएंगे उसमें से अधिकांश महिलाएं ऐसी थी जो घर परिवार वाली सामान्य गृहस्थी महिलाएं थी, लेकिन वे अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं। तो एक तो कविता में किसी के पास भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है उसके लिए बहुत अधिक नहीं। सामान्यतः हमारे यहाँ लंबे समय से माना जाता रहा है कि साहित्यकार तो जरा एक विशिष्ट प्राणी और कुछ खास पेशों वाला व्यक्ति ही साहित्यकार होगा। लेकिन अब कुछ नए माध्यमों में एक दूसरी चर्चा भी मैं करूं, ये जो सोशल मीडिया हमारे यहाँ इसका फैला हुआ उसने लोगों की अभिव्यक्ति की आकांक्षा को हवा दी, अभिव्यक्ति को मंच दिया। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी और मैंने उसको कहीं पोस्ट कर दी, अपने ब्लॉग पर कर दी या अपनी वॉल पर पोस्ट कर दी और धीरे धीरे मेरी पहचान भी बनने लगी। और बहुत सारे नए कवि, सबसे बड़ा फायदा है कि तुरंत प्रतिक्रिया भी हो रही है, और लोग सुझाव भी दे रहे हैं कि इसको ऐसे करते तो ठीक रहता है। तो इस तरह से जिन लोगों की सृजनात्मकता कहीं दूसरे दायित्वों के नीचे दबी हुई थी उन लोगों को भी सृजन करने का मौका मिला और एक पूरी की पूरी पीढ़ी रचनाकारों की सामने आई और उनमें से अधिकांश ने अपनी बात कहने के लिए कविता के माध्यम को अपनाया। लेकिन अग्रवाल, राजस्थान का जो लेखक है वो विभिन्न विधाओं में लिख रहा है और वैश्विक से लेकर के स्थानीय सारी चीजें उसको देखने को मिलती हैं। सवाल यह है कि ये जो सारा साहित्य लिखा जा रहा है क्या वो अपने लक्षित पाठक तक पहुंच पा रहा है? जो हमारा प्रकाशन जगत है, जो हमारे यहाँ प्रकाशक हैं,
विशेषकर क्या इस तरह के साहित्यिक विधाओं पर केंद्रित पुस्तकों को वो प्रकाशित कर रहे हैं उस रूप में, ताकि वो सामान्य पाठक तक पहुंच पाए, या वो पुस्तकें केवल पुस्तकालय में कैद होकर के अपनी प्रासंगिकता खो रही हैं? क्या डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा जटिल और उलझा हुआ और कुछ अंधेरे कोनों वाला मुद्दा है जी। आप देखेंगे किताबों के प्रकाशन की संख्या, अगर आप उनके आंकड़े देखें तो आप पाएंगे कि पुस्तकों का प्रकाशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, प्रकाशकों की संख्या भी बढ़ी है। अब अगर इन दोनों चीजों को देखें आप, तो किताबें तो ज्यादा छप रही हैं और छप भी रही हैं, तो वो बिक भी रही हैं। सवाल ये कि वो निजी पाठक तक पहुंच रही है या केवल पुस्तकालयों तक पहुंच रही है? आपका अनुभव क्या कहता है? आप तो बहुत सारे कॉलेज में भी पढ़ा चुके हैं जी, और पत्र पत्रिकाओं और कॉलम्स के माध्यम से भी आप नई पुस्तकों की चर्चा करते रहे हैं। तो ये जो आपका शैक्षिक अनुभव है पिछले 3-4 दशक का जी, तो आपको क्या लगता है कि जो विपुल मात्रा में जो प्रकाशन हो रहा है वो अंततः, क्योंकि ये आप भी महसूस कर रहे होंगे पिछले 2-3 दशक में एक दौर था जब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम इस तरह की मानसिक खुराक पाठक तक पहुंचा पाते थे। एक लंबी परंपरा है उन व्यावसायिक पत्र पत्रिकाओं की जिन्होंने साहित्यिक विधाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया और पाठक तक पहुंचती थी चीजें। अब धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं की वो जो भूमिका थी वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्षय हुआ, क्षीण हुआ। डॉक्टर साहब, मैं बहुत इसको बहुत निराशा के रूप में नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है समय बदलता है, माध्यम बदलते हैं। शायद जिस जमाने की बात हम कर रहे हैं उसको नॉस्टैल्जिया के साथ मैं भी याद करता हूँ। धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी बहुत लोकप्रिय पत्रिकाएं हर घर में आया करती थी और लोग उनको पढ़ते थे। शायद मुझ जैसे लोगों ने भी साहित्य के संस्कार उन्हीं पत्रिकाओं से प्राप्त किए थे। लेकिन तब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं थे, तब केवल एक माध्यम हुआ करता था, रेडियो। दूरदर्शन भी तब तक नहीं आया था, उसके बाद आया। और अब हमारे घरों में आप जानते हैं 200-300 चैनल्स आते हैं। सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट का जितना प्रसार हुआ है और जितनी तेजी से उसका फैलाव हुआ है, वो मुझे लगता है वो बहस अपन कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो अपन प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब उसके विकल्प के रूप में ये चीजें आई हैं। उसके विकल्प के रूप में तो, लेकिन साहब जो छपे हुए शब्द का जो आनंद है, या छपे हुए शब्द के माध्यम से जिस तरह से पाठक कल्पना की जिस दुनिया में खो जाता था, कहीं ना कहीं वो चीज तो मिस करी नहीं। विजुअल मीडिया है वो साइज को अपने तरीके से प्रस्तुत नहीं, केवल बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब। देखो, आप इस बात को देखिए, अगर आपके संपर्क में तो बच्चे बहुत आते हैं। मैं जब अपने घर में अपने बच्चों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं पापा इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, किंडल पर पढ़ रहे हैं, हम लोग आईपैड पर पढ़ रहे हैं। उसका पुस्तक क्या है ना वहां पर, मैं उसका क्या उपन्यास छपा, वो उपन्यास पाठक तक चाहे किंडल के माध्यम से पहुंच रहा है या पुस्तक के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, और वही बात अगर एक सोशल मीडिया पर भी आपने अपनी उपन्यास नहीं जा सकता, सोशल मीडिया पे कुछ कविता की पंक्तियां जा सकती है, लेख का कुछ अंश जा सकता है, लेकिन पूरे की पूरी जो विधा है, पूरा आलेख है, पूरा व्यंग है, वो मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से आप तो आप देखेंगे यहाँ तक कि हमारे मोबाइल्स पर बहुत सारे उपन्यास लोग डाउनलोड करते हैं, लोग यात्रा में पढ़ते हैं, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। तो ये मुझे लगता है माध्यम बदल रहा है, रचना तो जो कि त्यों है, उसको पढ़ने का, उसको संग्रहित करने का माध्यम बदल रहा है। और जो नई पीढ़ी है, मेरे भी संस्कार वही है, मुझे भी किताब हाथ में लेकर पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बाद वाली पीढ़ी कहती है कि नहीं, हम अपनी मोबाइल डिवाइस पर किताब पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राजस्थान, जिसकी साक्षरता की अपनी एक सीमा भी है जी, तो राजस्थान का जो लेखक लिख रहा है वो उसके पाठक तक या युवाओं के जो लक्षित समूह है वहां तक वो उस प्रिंट मीडिया के माध्यम से न पहुंच करके वो शायद जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो नई तकनीक आ गई है उनके माध्यम से पहुंच रहा है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में आप राजस्थान को किस रूप में देखते हैं कि कहां तक हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि अब राष्ट्रीय परिदृश्य में भी हमारी उपस्थिति उतनी ही है जितनी किसी भी अन्य प्रांत के लेखक की है। कुछ समय, बल्कि ये इस नए माध्यम ने आकर वो बहुत सारी बाधाएं दूर कर दी हैं। कल तक ये बाधा थी कि अगर एक छोटे प्रकाशक के यहाँ से आपकी किताब प्रकाशित की है तो उस किताब का वितरण बहुत दूर तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि देखिए एक साहित्य जिस समय पत्र पत्रिकाओं का आपने नाम लिए, एक दौर था जी, और विपुल मात्रा में साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। न्यूज मैगजीन्स की हम बात करते हैं तो न्यूज मैगजीन्स की संख्या तो बढ़ती जा रही है। हाँ, तो एक दौर में साहित्य को तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, उनको व्यक्त करने के लिए हम प्रिंट मीडिया का सहारा ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल ऐसा तो नहीं हो सकता
सोशल मीडिया पे भी राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणियां हो रही हैं। डॉक्टर साहब, उसके साथ भी मुझे लगता है जो न्यूज मीडिया है उसका भी संकट वही है जो जिस संकट की बात आप कर, लेकिन वहां भी पत्रिकाएं बहुत हो रही है, व्यावसायिक पत्रिकाएं बहुत अभी हिंदुस्तान में इतनी स्थिति मेरे ख्याल नहीं बिगड़ी है कि पत्रिकाएं बंद होने लग गई हैं। नहीं बिगड़ी तो बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो आएगा बात कर नहीं, जैसे पश्चिम में हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बंद हो गई हैं, तो वो जो चीजें वहां हो रही है उसकी पदचार हम लोग भी सुनने लगे हैं, और हमारे यहाँ भी धीरे धीरे ये खतरा होगा। तो लेकिन मुझे लगता है ये तो माध्यम का परिवर्तन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मुझे भी लगता है कि लोगों की रुचि में और लोगों की प्राथमिकता में साहित्य और विचार थोड़ा सा घटता जा रहा है। अच्छा अग्रवाल साहब, जो देखिए राजस्थान जो वो भूमि रही है जहाँ साहित्यिक पत्रकारिता की शुरुआत हुई है, बिल्कुल नाथद्वारा वो जगह है जहाँ भारतीय जो पत्रिका थी, जी। उसके माध्यम से अपन मानते हैं कि राजस्थान की धरती को इस बात का श्रेय है, जिससे आज 1 शताब्दी से अधिक का समय हो गया है। उस राजस्थान की धरती पर जो साहित्यिक पत्रकारिता के प्रवर्तन का जिसको श्रेय देते हैं, वहाँ साहित्यिक पत्रकारिता की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब, साहित्यिक पत्रकारिता की स्थिति मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसे पूरे हिंदी जगत के संदर्भ में देखना चाहता हूँ। तो जो स्थिति पूरे हिंदी जगत में है, जो लोग साहित्यिक रुचि वाले हैं वे साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ते हैं। हर आदमी से तो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि वो साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़े, लेकिन राजस्थान में आज भी, हम अतीत की बात ना करें, लहर और वातायन की बात हम न करें, आज भी जितनी पत्रिकाएं राजस्थान से निकल रही है और पूरे हिंदी जगत में उनका जितना मान है और जितनी उनकी प्रतीक्षा की जाती है, निश्चित रूप से जो जिनकी रुचि साहित्य में है वही प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा अग्रवाल साहब, पिछले कुछ वर्षों से, विशेषकर जयपुर की मैं बात करूं, कुछ बड़े आयोजन किए गए साहित्यिक, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के साहित्यिक आयोजनों से राजस्थान के रचनाकारों को एक राष्ट्रीय मंच मिला है? उनकी पुस्तकों को पढ़ने के लिए हमारी युवा पीढ़ी या जो इस तरह का जो वर्ग था जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो भी लालायित हुआ इस तरह के आयोजनों से, या वो भी एक व्यावसायिक और उस तरह के? देखिए, इस बात को बिल्कुल निसंकोच भाव से स्वीकार किया जाना चाहिए कि वे व्यावसायिक आयोजन हैं, और व्यावसायिक आयोजन है तो उनकी अपनी कुछ दृष्टि है, कुछ अपने हित हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर एक आयोजन में पुस्तक पर चर्चा होती है, साहित्य पर चर्चा होती है, और उसे एक बहुत बड़ा जन समूह देखता सुनता है, तो कहीं साहित्यिक संस्कार उस जन समूह तक भी पहुंचते हैं। मैं इस रूप में उसका सकारात्मक योगदान मानता हूं। और एक और योगदान उसका मैं मानता हूं, वो ये कि वो जो एक बड़ा आयोजन जयपुर में शुरू हुआ, उसके बाद आज पूरे देश में लगभग 70 उस तरह के आयोजन हो रहे हैं। हमारे अपने राजस्थान में भी, अजमेर में, बीकानेर में इस तरह के आयोजन होने लगे हैं। इन आयोजनों में भी राजस्थान के रचनाकारों तो राजस्थान के रचनाकारों को मंच। चलिए, बहुत समय अपने पास कम है, चलते चलते एक बात और जी, कि राजस्थान के जो साहित्यिक पुरस्कार हैं, क्या उन्होंने भी कहीं राजस्थान के रचनाकारों को आगे बढ़ने में या लेखन के प्रवृत्त होने में कहीं योगदान दिया है? तो पुरस्कार और लेखन, इसको आप किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेखक पुरस्कार पर नजर रखकर लिखता होगा, लेकिन जब उसे पुरस्कार मिलता है तो अच्छा भी लगता होगा उसे। मुझे तो मिला था तो अच्छा लगा था। आपको लगता है कि पुरस्कार मिलता है तो उसकी चर्चा होती है, तो पाठकों का ध्यान भी उस रचना की ओर जाता है। तो अंततः तो पुरस्कार साहित्यिक भाव की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। अग्रवाल साहब, फिल्म समीक्षाएं बढ़ती जा रही हैं जी, पत्र पत्रिकाओं में, यदि नई पुस्तकें आती हैं, उनकी जो समीक्षाएं जिसके माध्यम से हम आम पाठक तक पहुंचते हैं, उसकी स्थिति कैसे? डॉक्टर साहब, ये वाकई चिंता की बात है। हमारी जो मुख्य धारा के समाचार पत्र और मुख्य धारा के प्रकाशन हैं, उनमें साहित्य और विचार की भी जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है। लेकिन टीवी और रेडियो, आप उनको दो अलग अलग देख लें। एक जो लोक प्रसारक हमारा है, आकाशवाणी और दूरदर्शन, वो अब भी अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करता जा रहा है। आप ये जो 2-3 चैनल्स देख लीजिए, दूरदर्शन देख लीजिए, आप डीडी भारती जैसे देख लीजिए, पूरा सांस्कृतिक चैनल है, डीडी राज्यसभा देख लीजिए, इन पर साहित्य की चर्चा भी होती है, विचार की चर्चा भी होती है, कलाओं की चर्चा भी होती है। लेकिन शेष जो निजी चैनल्स हैं, उनके बारे में जितना कम कहा जाए अच्छा है। उनकी प्राथमिकता में साहित्य, कला, संस्कृति, विचार। अग्रवाल साहब, कहा जाता है कि साहित्यकार समाज के आगे चलने वाली मशाल है। प्रेमचंद ने अपने एक लेख में लिखा था। क्या लगता है, राजस्थान का जो साहित्यकार है, अपने साहित्य के माध्यम से समाज को कहीं वो दिशा दे पाया है? डॉक्टर साहब, दिशा देना ही उसका एकमात्र दायित्व आज नहीं रह गया है। वो अगर कहीं आपको अधिक संवेदनशील बनाता है, वो अगर आपको किसी समस्या के बारे में
किसी अलग तरह से सोचने का मौका देता है, तब भी मुझे लगता है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। और अगर मैं इन मानदंडों पर देखता हूं तो मुझे अपने राजस्थान के साहित्यकारों के कृतित्व पर और उनके कृत्य पर गर्व अनुभव होता है कि राजस्थान के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसको ध्यान में रखते हुए उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा पूरा घटनाक्रम है, चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कहीं न कहीं साहित्यिक विधाओं में एक संतोषप्रद लेखन कार्य किया है। और अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने जन संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए, यहाँ के समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में जोड़ने के लिए, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय अखंडता की चुनौतियां आदि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर सतत मार्गदर्शन किया है, अपनी कलम चलाई है और समाज में एक जागरूकता पैदा करने के लिए कार्य किया है। यही इस परिचर्चा के निष्कर्ष के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अग्रवाल साहब स्टूडियो में आए और आपने राजस्थान की साहित्यिक चर्चा, उसके आयामों की चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने राजस्थान की साहित्यिक परिदृश्य पर बात की और उसकी सकारात्मक चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा सामने ला पाए। धन्यवाद।